अब तक आपने सुना कि बिनती की शादी टूट जाती है। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला बिनती और बुआ जी को लेकर घर चले आते हैं। चंदर और बिनती में कुछ बातें होती है, जिसके बाद चंदर का गुस्सा बिनती के लिए फिर से उसी स्तर पे आ जाता है। इसके बाद चंदर पम्मी के घर जाता है। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वो सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थी। वो झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर, अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोनजूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वो ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वो पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा। फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं, तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मानसल बंधन में ही आकर बुझ जाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया कर, बोलती क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर के गालों में पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी फनकर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वो कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वो उठ कर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अंगन की धनुष की प्रत्यांशा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़ों में हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया, इतनी प्यास से कि लगा पम्मी का दीपशिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा। सहसा बाहर बंदूक की आवाज सुनाई दी। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलकें चूम ली। बंदूक की दूसरी आवाज सुनाई दी। चंदर घबरा उठा। ये क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वो पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और
पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उससे, मैंने मार डाला। बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसने नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल ओढ़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास से झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। ये क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए था, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और वो नहीं मरता तो ये उसका अन्याय है। वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था इसलिए ये अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की ज़िंदगी का भी कोई लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। उस सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो ये उसकी बेहयाई है। मैंने इसे वो सत्य सिखा दिया, फिर भी ये नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वो सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। उफ, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। फिर वो पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वो लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, ये उसकी समाधि है, और देखो आते आते यहाँ सिर झुका देना। वो बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वो सेंट पैरट यानी कि संत सुखदेव हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं एक असाधारण आदमी था। अब भी हो, चंदर हंसते हुए बोला। नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वो आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वो किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वो पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा बर्टी? तुम तो दर्शन की बात बोल रहे हो, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे ये जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास से झुकाकर बैठ गया। वो घर पहुंचा तो उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सिहरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल करवा रहा था। वो पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। उस सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वो भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिनती के पीठ में घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, लेखा पगली।
नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख चुका था। वो चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वो फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वो यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी बाहों पर रखा रहता था। आज चंदन ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वो जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदन के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन वो इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती थी। ये वो भली प्रकार से जानती थी। वो बैठ गई। चंदन ने एक कौर बनाकर बिंती के मुंह में डाल दिया। बिंती ने खा लिया। चंदन ने बिंती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है? दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती शाल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में डाल दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की उंगलियां दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वो अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती हल्का बादामी शाल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंखों में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती की माथे पर अपने होंठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वो, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें, मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है बिंती। तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, ये नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी। कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वो निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिंती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो ये तो हमारी कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां गिरा दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वो जन्म जन्मांतर एक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीप शिखा सी लहरा कर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन बदन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे लिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने। मैं सब कुछ भूल गई। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिंती, क्यों पहले की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? बिंती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली,
चंदर, तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वो प्यास जग जाती है वो फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वो किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वो कितनी दिन टिकी? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज की ही घटना ले लो, तुम ये तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया। खैर उसकी बात छोड़िए, बिनती बोली। नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बहुपाश में कस कर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिनती? क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या नहीं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ ये सब कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर चुपचाप अपने पांव की ओर देखती रही, फिर शाल के छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो। इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक भी नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सब से ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा सा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। अब तुम जानती नहीं हो दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से बिंदी का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। ये नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला, और जो कहो मैं वो कर दूंगा। मैं तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूँ और क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा। दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमताशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वो अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया उसमें इतनी क्षमता, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद बिनती को बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वो घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वो पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबरा कर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एक टक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे? और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पर पहुंचकर कार लेकर पम्मी के यहाँ चला गया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था।